हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक वर्जन की और उसके रूब्रिक की। हमारे एक मित्र द्वारा बहुत पहले ये प्रश्न पूछा गया था और वक्त की किल्लत की वजह से और कभी भूल जाने की वजह से और कभी दूसरे कामों में मशगूल हो जाने की वजह से ये बात रह गई, इसको डिस्कस करना रह गया। तो सोचा आज इसको वीडियो बनाकर ही जवाब दे दिया जाए ताकि हम सबका फ़ायदा हो जाए। तो वर्ज़न ये था, यानी ये जो मुझे सवाल पूछा गया वो ये था कि पेशेंट ये कहता है, इस अंदाज से, यहाँ पे जो फ़र्क था अंदाज का, वर्ड्स सेम है, अंदाज अलग अलग है। तो इस अंदाज से अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब अब क्या करें, जो होना है वो होने वाला है, और या फिर डॉक्टर साहब अब क्या करें, जब जो होना है मिटना है तो मिटे, ना मिटना है ना मिटे, जो होना है वो होगा। एक अंदाज तो ये है, और एक अंदाज ये, अरे जो होना है वो हो जाए, मिटना है तो मिटे, ना मिटना है तो नहीं मिटे। ये दोनों वर्ड सेम है, अंदाज अलग अलग है। तो इस अंदाज में रूब्रिक्स क्या आएंगे? तो ये दो अंदाज के रूब्रिक मैं बता देता हूँ और उसकी पॉसिबिलिटीज़ के, और कैसे रूब्रिक्स आते हैं और फीलिंग्स हमें क्या ऑब्जर्व करनी है। तो हमें वर्ड्स के पीछे की फीलिंग ऑब्जर्व करनी है, फीलिंग को पकड़ना है। अब पेशेंट ये कहता है, कि क्या करें डॉक्टर साहब, मिटना है तो अब मिटना है तो मिटेगा, नहीं मिटेगा तो नहीं मिटेगा, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अजीब सी हेल्पलेसनेस पेशेंट के अंदर दिख रही है। उसने सब कुछ किया हुआ है, जो भी इलाज कराना था किया है, लेकिन मिटा नहीं है। तो यहाँ पे पेशेंट मजबूर हो चुका है। तो ये आएगा हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, ये एक अम्ब्रेला रूब्रिक है। अब उसमें आगे हम सब रूब्रिक में बढ़ सकते हैं। हमें अगर उसके अंदर उदासी बड़ी दिखी, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर रूब्रिक ऐड कर सकते हैं, या हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ नाइट एट, रात अंधेरी सी छा गई है, कोई उजाला उसे नहीं दिख रहा, कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। ये डिसअपॉइंटमेंट की रात है, ये एक रात है जिसमें वो मजबूर है कि कोई आशा की किरण ही नहीं है। तो उसका अंदाज इस तरीके से होगा, मजबूरों वाला, कि क्या करे, अब जो भी होगा होगा। और दूसरा जो वर्जन है, जो होना है हो जाए यार, मिटना है तो मिटे, नहीं मिटना है तो नहीं मिटे। ये क्या है? इरिटेबिलिटी है, इरिटेबल हो चुका है पेशेंट। क्यों इरिटेबल हो चुका? डिसअपॉइंटमेंट पाई है उसने, दवाई कराई नहीं मिटा, ये दवाई कराई, ये डॉक्टर की दवाई कराई, सब करा लिया, नहीं मिटा। तो अब ये इरिटेट, यार मिटना है तो मिटे यार। तो ये है इरिटेबिलिटी, डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम। और एक वर्जन ऐसा आता है कि डॉक्टर साहब ये मैंने मिटना है तो मिटे, ना मिटना है तो ना मिटे, मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, जो करना था हमें कर लिया, मिटना है तो मिटे, ना मिटना। ये इनडिफरेंस, डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर।
इनडिफरेंस हो गया है कि भाई नहीं मिटा, छोड़ो ना यार, हटाओ इसको, हटा सावन की घटा, जो होना है हो जाएगा, उस पे अपना जो बस में था कर लिया, अब जो होना है, ये इनडिफरेंस है। और एक वर्जन ये आता है जिसको हम बहुत बार लेते हैं, लेकिन फीलिंग्स का डिफ्रेंशिएशन न होने की वजह से कभी कभी फैल भी जाते हैं। उसमें ये चीज़ है कि देखो ये किस्मत की बात है, अगर अल्लाह चाहेगा तो मिट जाएगा और नहीं मिटा तो भी उसकी मर्जी। ये है ट्रांक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फैक्ट। तो ये वर्जन एक ही वर्ड्स के लिए अलग अलग रूब्रिक्स, एक ही वर्जन के फीलिंग्स अलग अलग होने की वजह से रूब्रिक्स अलग अलग है। तो ये तो हो गया इस सवाल का जवाब। इसमें और भी फीलिंग्स अगर कभी टच में आई तो मैं बताऊंगा कि और भी रूब्रिक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 4 ही फीलिंग्स हो। एक सवाल ये था कि सिलीसिया जो कि फेमस है इस बारे में कि वो फॉरेन बॉडीज को बाहर निकालती है राइपन करके, तो जिसका स्टेंट डला है, जिसने नी रिप्लेसमेंट करवाया है, क्या हम उसको देंगे तो फिर उसका स्टेंट अपनी जगह छोड़ देगा, या नी रिप्लेसमेंट में जो फॉरेन बॉडी डाला है क्या वो एक्सपेल होने लगेगा, या दांतों में फिलिंग करवाया है और सिलीसिया देने से क्या इसको थ्रो आउट करेगा। तो स्पेसिफिकली इस मामले में किसी भी बुक में इतनी डिटेल से नहीं बताया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये, अभी हम टेक्निकल पॉइंट पे जा रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट प्लस होम्योपैथिक फिलोसॉफी एंड लॉ ऑफ नेचर। तो एक बात हमें मिलती है किताबों से स्प्लिंटर्स की, खासकर सारे ऑथर्स ने स्प्लिंटर वगैरह यूज़ किया हुआ है, और अनहील्ड वुंड और जो जम जाते हैं, कुछ अल्सर जैसे साइकेट्रिसिस हो जाते हैं, तो उनको राइपन करके बाहर फेंक देती है और हीलिंग कंप्लीट हो जाता है सिलीसिया से। ये बातें तो हमने किताबों में पढ़ी हैं, लेकिन इस बातों में क्योंकि जब ये प्रूविंग हुआ था तब पता नहीं स्टेंट की टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी, नी रिप्लेसमेंट की टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी, बरसों बीते हैं उस बात को। तो अब हमें जाना है फिलोसॉफी पे, और वो भी लॉज पे, नॉट थियरी। लॉ क्या होता है कि जो हर जगह प्रूव होता है, डिफरेंट इथनिसिटी, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट लोकालिटी, डिफरेंट रेस, सब में एक ही बात प्रूव होती है, वो लॉ मल्टीपल लेवल पे वो लॉ कही जाती है, बाकी सब थियरीज है। तो एक बात जो आती है वो है हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन लॉ ऑफ नेचर पे काम करती है। ये बात साबित हो चुकी है, कहीं सैकड़ों होम्योपैथ्स ने ये बात ऑब्जर्व की है, और ये रूल सब ने अपनी प्रैक्टिस में पाया था, स्टॉलवार्ट्स ने। तो ये बात तो साबित हो चुकी कि हमारी मेडिसिन लॉ ऑफ नेचर पे पलती है। अब लॉ ऑफ नेचर क्या है सिलीसिया के बारे में, जो बाहर निकालने वाली, बाहर फेंक देने वाली चीज़ है। तो अब आइए हम हमारी रूटीन लाइफ में लॉ ऑफ नेचर, जो हमारा मिजाज होता है, एक तो जब हमारे यहाँ मेहमान आए जो हमें खुशी देते हैं, जो हमें
राहत देते हैं, या कोई ऐसा शख्स आए जो हमें राहत पहुंचाता है, हमें कंफर्ट देता है, हमारी मदद को आता है, वो अगर हमारे घर में बिना परमिशन के भी घुस गया तो क्या हम उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे, हल्ला मचाएंगे, हंगामा करेंगे? नहीं, क्योंकि वो तो हमारी मदद को आया है और हमारी मर्जी से आया है, हमारे लिए वो एक्सेप्टेड है, तो हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे। कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको बाहर नहीं निकालेगा। और अगर कोई चोर घुस आया है, डकैत घुस आया है, या कोई ऐसा अनवांटेड आदमी घुस आया है जो हमें नुकसान करने वाला है, हमारे घर में तोड़फोड़ करने वाला है, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, चूहा जो भी हो, जो हमारे घरों में नुकसान करता है, हम क्या करते हैं? उसको निकालने की कोशिश करेंगे, उसको निकाल फेंकेंगे बाहर। तो ये लॉ ऑफ नेचर है कि जब कंफर्ट देने वाला शख्स या कोई भी चीज़ हमारे घरों में आता है तो हम उसे प्यार से रख लेते हैं, हमारा फैमिली मेंबर समझते हैं और हम खुश होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और जो अनवांटेड होते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, जो नुकसान देने वाला हो। तो सिलीसिया भी ऐसी ही चीज़ों को बाहर निकाल के फेंकती है जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली हो। अब स्टैंड है, बॉडी एडजस्ट कर लेती है। नी रिप्लेसमेंट है, बॉडी को राहत पहुंचती है, बॉडी के साथ वो एडजस्ट हो जाता है। तो लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से वो होम्योपैथिक फिलोसॉफी का जो रूल लॉ ऑफ नेचर है उसके हिसाब से वो उसे बाहर नहीं निकाल फेंकेगी। हमने कई लोगों को सिलीसिया दिया जिनके दाढ़ों में फिलिंग था, जिनकी टीथ में फिलिंग था, आरसीटी करवाई थी, किसी का कभी भी कुछ नहीं निकला। तो ये एक तो सिलीसिया के बारे में बात हो गई, जो भी क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। अब आते हैं पोटेंसी की बात पे। पोटेंसी में कई बार क्वेश्चन अराइज हो चुके कि आपने कौन सी पोटेंसी दिया, क्यों दिया, ये क्यों नहीं। तो ये सवाल हमें लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन के पढ़ने के बाद अराइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोटेंसी के बारे में जितनी भी किताबें लिखी जा चुकी है वो सारी थियरीज है, वो लॉ नहीं बन पाया है। पोटेंसी के बारे में आज तक कभी भी लॉ नहीं बन पाया है, और इसकी वजह ही यही है कि इंडिविजुअलाइजेशन, जैसे हर एक पेशेंट की रेमेडी अलग होती है, इंडिविजुअलाइज्ड होती है, वैसे पोटेंसी भी इंडिविजुअलाइज्ड होती है। लेकिन ये सिर्फ 10% केसेस में पोटेंसी का मैटर आता है कि इसको कौन सी पोटेंसी सूट करती है। मुश्किल से 10 में से 1 केस ऐसा होगा कि इसको 30 सूट नहीं की तो 6 काम हो गया, या 30 सूट नहीं की और 1M देनी पड़ी, या 1M दिया काम नहीं हुआ उसको लोअर लानी पड़ी। तो वो 10% मेरे हिसाब से 10% केसेस ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं। बाकी अक्सर तो ये देखा गया कि अगर हमारी रेमेडी कंप्लीट सिमिलिमम है तो कोई भी पोटेंसी से काम शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात और है कि आगे जाके हमें पोटेंसी चेंज की ज़रूरत पड़ती है, और हमें तभी पता चलता है कि हमें आगे कौन सी पोटेंसी इस पेशेंट को देनी पड़ेगी, और वो भी उसके चेहरे पे ना लिखा होता है, ना ही उसके केस टेकिंग से हमें डिसाइड कर पाएंगे। जो हमें सिखाया गया है कि ओल्ड के लिए लोअर, बच्चों के लिए हायर, और ससेप्टिबिलिटी इतनी हो तो हायर, लोअर, क्रॉनिक है तो लोअर, एक्यूट है तो हायर, ये सब चीज़ें एक थियरी है जो कि हर केस में सही साबित होने में नाकाम हुई है। वो हर एक का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो लॉ जब नहीं है, थियरीज है, तो वो बदलती रहेगी हर जगह पे, हर पेशेंट में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे एलोपैथी में वेट पे होता है कि इतना वेट है तो मिलीग्राम पर केजी, होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो उसमें जब मैंने कहीं बार ऐसा देखा कि इस थियरी के हिसाब से पेशेंट को लोअर लगती है और मेरे पास लोअर ना होने की वजह से मैंने हायर दिया और पेशेंट को अच्छे से रिजल्ट मिला। अब उसके बाद जो आदि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद जब पेशेंट को स्टेटस क्वो रहता है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तब हम पोटेंसी को चेंज करते हैं। कभी किसी पेशेंट को लोअर देने से रिजल्ट मिलता है, कभी किसी को हायर देने से उसका मूवमेंट चालू हो जाता है मेडिसिन के एक्शन का। तो ये डिफर्स ऑन केस टू केस। तो ये एक तो इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ है, इसमें कभी कोई पोटेंसी फिक्स नहीं होती। कहीं लोग फिक्स पोटेंसी में प्रैक्टिस करते हैं, वो भी सक्सेसफुली है, लेकिन वो लो नहीं कहे जाएंगे। अब पोटेंसी के बारे में देखो, अगर कोई लो बनता कि भाई इस मेडिसिन में, इस जो रोग में यही मतलब पोटेंसी काम लगती है। अब किसी होम्योपैथ्स के यहाँ वहाँ की लोकेलिटी को कुछ पोटेंसी सेट हो गई है और बरसों से वो किए जा रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं कि दूसरे होम्योपैथ के लिए वो भी सही साबित होगा। क्योंकि आप देखें क्लर्क साहब की प्रिस्क्राइब, मेरे पास इन चीज़ों की दलील है। प्रिस्क्राइब द प्रिस्क्राइबर आप पढ़ लें क्लर्क साहब की, वो उनकी सारी फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक आप पढ़ लें। 3X, 3C, 6C, 12C, मुश्किल से 30 पे गए होंगे किसी चीज़ में या हायर गए होंगे। पूरी लाइफ उन्होंने निकाल डाली, एक किताब लिख डाली, पूरी लाइफ का निचोड़, उसमें लोअर पोटेंसी, और करते हैं सक्सेस रहे। इस तरफ है ये बेली साहब, फिलिप बेली साहब की किताब पढ़ें, सारे केसेस में ऑलमोस्ट 10 M से कम की बात ही नहीं की उन्होंने कि इस पेशेंट को 10 M दिया और फिर यहां तक के मल्टीपल डोजेस क्योर्ड हिम। तो ये बात उनके अंदर पाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस अलग अलग पोटेंसी से अलग अलग है। अब कैंट साहब की बात करिए तो कैंट साहब कहते हैं कि मैं उस हायर पोटेंसी देने वाले डॉक्टर के पास रहने से ज़्यादा उस रूम में रहना पसंद करूंगा जहां पे निग्रोज है और उनके हाथ में छुरियां है। तो कैंट साहब का ओपिनियन ये था। तो हर एक का अलग अलग ओपिनियन है, ये इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ है। अपने एक्सपीरियंस से ही हम तय कर सकते हैं कि हमें इस पेशेंट को कौन सी पोटेंसी देना है। इस बारे में कई बार मेरे फर्स्ट होम्यो गुरु से बात हुई थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मैंने ये भी, वो LM पोटेंसी नहीं देते थे, जबकि LM पोटेंसी की बुक उन्होंने मुझे दी थी कि इसके बारे में क्या है कितना, लेकिन कभी LM पोटेंसी देते ही नहीं थे। अब इस तरफ कहीं फिजिशियन ऐसा है कि वो LM के सिवा प्रैक्टिस ही नहीं करते। C पोटेंसी सारी क्लिनिक में से निकाल के बाहर फेंक दी, ओनली LM पे, एक्यूट हो क्रॉनिक हो। अब जो हमारे उस्ताद थे LM नहीं देते थे। मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, तो बोले LM में एग्रावेशन नहीं आता है, और एग्रावेशन नहीं आता है तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसको स्टॉप कब करना है या फिर हम सही मेडिसिन पे है भी या नहीं। तो वो कभी LM, तो अपना अपना एक ओपिनियन होता है और अपनी अपनी एक फिलॉसफी होती है, अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है कि कौन सी पोटेंसी कहाँ पे काम करेगी। तो ये डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस रहते हैं, डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस रहते हैं। जिसका जैसा एक्सपीरियंस वैसे काम करेगा, तो उसके झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर करें क्या, जब कोई डिसाइडेड ही नहीं है चीज। तो उन्होंने बताया कि फिर ये करते हैं हम, मतलब वो खुद ऐसा पसंद करते थे कि स्टार्ट लोअर से ही करते थे और फिर हायर पे जाते थे, एक सेफ्टी पर्पस। ये भी कोई लॉ नहीं है
कई पेशेंट में ऐसा देखा गया कि लोअर पोटेंसी का एग्रावेशन आया और हायर का कुछ नहीं हुआ। तो ये एक मतलब न सॉल्व होने वाली कहानी है जो कभी भी किसी एक पॉइंट पे नहीं आ सकते। तो इसके बारे में कोई भी होम्योपैथ कंफ्यूज ना हो, बस एक्सपीरियंस करते रहे कि भाई हम लो से स्टार्ट किया, जो भी समझ में आए, और फिर उस पेशेंट में एक समझ में आ जाती है कि भाई इसमें कोई भी पोटेंसी चलती है या इसमें लोअर अच्छी है। वो फिजिशियन को अपने स्पेसिफिक पेशेंट के लिए ही समझ में आएगा, फिर वो रूल दूसरे पेशेंट के लिए अप्लाई नहीं होगा, उसका फिर कुछ अलग मामला होगा। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ है। अब बात पे आते हैं, ये लास्ट मेरी बात है इस वीडियो की, कि कई बार हमें एक अभी मैं रिसेंट केस की बात कर लूँ कि उसने मुझे एक पेशेंट जो हमारा एक मैत्री भाव वाला पेशेंट था, जो मुझे सारी चीज़ें बताते, तो कुछ अरसे पहले उस पेशेंट का क्योर मैं नहीं कर पाया था। दूसरा होम्योपैथ पकड़ा, वहाँ भी नहीं सॉल्व हुआ। तीसरा पकड़ा, वहाँ भी नहीं सॉल्व हुआ। चौथा पकड़ा, उसमें भी चौथे प्रिस्क्रिप्शन में उनको राहत होना शुरू हुआ, मतलब पेशेंट सेटिस्फाइड हुआ। मेडिसिन बहुत ही आसान थी, जो लास्ट मेडिसिन थी, चौथे डॉक्टर का चौथा प्रिस्क्रिप्शन। उन्होंने बोला कि यार आप लोग क्यों नहीं पकड़ पाए इस मेडिसिन को। मैंने बोला मेडिसिन तो बहुत पकड़ने में आसान रहती है आमतौर से, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कोई शेड हमें क्यों नहीं दिखा। फिर मैंने मेरे दूसरे मित्रों से भी डिस्कस किया इस मामले में रिसर्च लेवल पे कि भाई क्या बात है। तो नतीजा ये निकला कि लेयर्स होते हैं, जो हम क्लासिकल होम्योपैथी में ऑर्गेनोन का जो रोल है कि कई बार एक मेडिसिन सारे डिसीज को क्योर नहीं करती, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक लेयर्स खुलते हैं। जैसे अभी एकोनाइट का लेयर दिख रहा है सामने, दोबारा पेशेंट आया, उसका बीमारी तो क्योर नहीं हुआ, लेकिन सेट ऑफ सिम्टम्स बदल गए। हमने देखा कि एकोनाइट का एग्रावेशन भी नहीं है, ये तो कोई और मेडिसिन का हो गया। अब ऐसे में सहगल साहब तो वेट एंड वॉच करने को कहते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रिस्क्राइब भी करना है तो कई बार हमें जैसे सिखाया जाता था कि उस सेट ऑफ सिम्टम्स में को लेकर रेपर्टराइज करें। तब ये नतीजे पर आए कि कई बार ऐसा होता है कि हम पकड़ नहीं पाए, उसका हमें अफसोस रहता है, लेकिन वो अफसोस नहीं करना है, क्योंकि उस लेयर को ओपन करने में हमारा भी हाथ है कि हमने मेडिसिन दिया तब जाके दूसरा लेयर ओपन हुआ। तो ये बात स्टेजेस की होती है। हम क्लासिक माइंड मेथड के अंदर उसको स्टेजेस कहते हैं कि जिस टाइम वो आया उस टाइम वो स्टेज था ही नहीं, वो स्टेज निकलने के बाद दूसरा स्टेज आना था। मेरे केस के अंदर मैंने एक पेशेंट को हायोसाइमस दिया था, लेकिन उस वक्त फ़र्क नहीं पड़ा था। कुछ अरसे बाद वापस हायोसाइमस आई, उसको मैंने 30 का एक डोज देने से उसको बिल्कुल ही आराम हो गया। तब भी मैंने यही सोचा था कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन उस वक्त पता चला कि इस हायोसाइमस का उस वक्त भी स्टेज था, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं था। प्रोमिनेंट किसी और मेडिसिन का होगा। हायोसाइमस की एक झांकी दिखी और मैंने दे दिया, और इस बार हायोसाइमस का बिल्कुल प्रोमिनेंट स्टेज था, तो वो वर्क कर गई। तो ये बातें कुछ बतानी थी, और बाद में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।